तो सर आज का सवाल ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिन्होंने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? तो सबसे पहले जो हेमंत सोरेन जी ने जो बात कही, उसके पहले जब संविधान सभा में ये मुद्दा खड़ा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन वॉल्यूम नंबर 2, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो संविधान सभा की चर्चा में जयपाल सिंह मुंडा जी ने ये बात कही कि मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूँ और इस देश का मूल निवासी हूँ। लेकिन वर्तमान में जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, वनवासी बनाने में लगे हुए हैं। तो ये मुद्दा जो है जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में उन्होंने उठाया। उसके बाद में इस तथाकथित आजादी के 74 साल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के धर्म को लेकर जो मामले गए, आदिवासियों के जब केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले, हाई कोर्ट में चले, तो 16 जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें कहा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं है, आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है, आदिवासियों को मैरिज एक्ट लागू नहीं है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट के लोग जो आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, ये आदिवासी पहचान जो है ये समाप्त करने का जो कार्यक्रम है इस देश में किया जा रहा है। इस रेफरेंस में और एक मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बताना चाहता हूं, खास करके जनता को, कि आरएसएस जो है वर्तमान में जो 2021 में जो जनगणना होगी, तो आरएसएस ने जून महीने में, जून 2020 में जब लॉकडाउन जारी है कोरोना महामारी की वजह से, तो छत्तीसगढ़ में मीटिंग लेकर उन्होंने, आरएसएस ने निर्णय लिया कि 2021 की जनगणना में आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए मजबूर किया जाए। और इस संदर्भ में आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ से राम वन गमन पथ यात्रा निकाली। आरएसएस के द्वारा कार्यशालाएं शुरू किए कि आदिवासी को हिंदू कैसे बनाया जाए, और आदिवासी समाज में काम करने के लिए आरएसएस ने, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, उसी प्रकार से जनजाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर कुछ संगठन आरएसएस ने बनाए जो आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं और वो आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए। मेरा यही कहना है कि हेमंत सोरेन जी ने जो बात कही, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, तो उन्होंने जो बात कही, यह बात जयपाल सिंह मुंडा जी ने, यह बात संविधान में ऑलरेडी ये बात कही गई है। और बामसेप के द्वारा, जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब जो है, उनके द्वारा भी बार बार ये बात बताई गई है। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर मैं भी करीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं भी ये बातें कंटिन्यू समाज को समझा रहा हूँ कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। अब हिंदू का कार्यक्रम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या कांग्रेस, बीजेपी के लोग क्यों चला रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेगा, तो भारत के किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता संख्या के आधार पर। तो जो संख्या के आधार पर सदस्य नहीं बन सकता, आज इस देश का हुक्मरान बना हुआ है, ये हिंदू की वजह से।
आज हिंदू धर्म नहीं है, ये तो हम नहीं कह रहे, बल्कि मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो संस्कृति है ब्राह्मणों की। तो ये अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का कार्यक्रम है जो हिंदू का एजेंडा है। तो हेमंत सोरेन जी ने जो बात कही वो सही बात उन्होंने कही कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और इस देश में आदिवासियों की एक अलग एक आंदोलन इस देश में चल रहा है कि आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए, ताकि जो आदिवासी जिस धर्म को मानता है, जैसे कोई सरना धर्म को मानता है, कोई कोया पुनेम को मानता है, कोई गोंडी धर्म को मानता है, कोई मुंडाओं को मानता है, कोई प्रकृति पूजक को मानता है, कोई आदिम धर्म को मानता है, कोई बिरसा धर्म को मानता है, कोई मानवता धर्म को मानता है, तो जो आदिवासी जिस धर्म को मानता है वो धर्म उस कॉलम में लिख सके, तो ऐसा एक अलग कॉलम आदिवासियों को जनगणना में होना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। तो इस संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और बजरंग दल के लोग अगर आदिवासियों को हिंदू बनाने का अभियान चला रहे हैं तो ये अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का कार्यक्रम है। इसके विरोध में मैं खास बात एमएन न्यूज़ बांग्ला को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसके विरोध में अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है और मोहन भागवत जी हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट की अवमानना है। तो इसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। अच्छा सर, अभी बीजेपी बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, और इससे पहले वो एनपीआर और एनआरसी को लेकर तत्पर रहे हैं। अभी वो बंगाल में नागरिकता देने की बात कर रहे हैं सबको, तो इस विषय पर आपका क्या राय है? देखिए, पहला मामला ये है कि हमें एनआरसी, सीएए, एनपीआर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। सीएए क्या है कि विदेश से अगर कोई नागरिक भारत में आया तो उसको नागरिकता देने का मामला है, वो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, यानी दस्तावेज चाहिए जी। विदेशी आदमी को भारत में नागरिकता देना है तो सीएए का मामला है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिर एनआरसी का क्या मामला है? एनआरसी का मामला यह है कि भारत के लोगों को नागरिकता देने का मामला है, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर? आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, वोटिंग कार्ड नहीं चलेगा, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए जी। एनपीआर का क्या मामला है? एनआरसी ही एनपीआर है, लेकिन एनपीआर में एक बात थोड़ी समझना बहुत जरूरी है कि एनपीआर ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का मामला है, क्योंकि एनपीआर में लोगों को डराया जा रहा है ताकि डर कर लोग हिंदू लिखे। अब हिंदू धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये तो मोहन भागवत ने बोल दिया, तो चर्चा का कोई मामला ही नहीं है। तो हिंदू धर्म ही ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि वो संस्कृति है, और उस संस्कृति में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्री दासता है, तो ये तो ब्राह्मणों की संस्कृति है। तो ब्राह्मणों की संस्कृति जो है, तो एनपीआर में अगर हमारे लोग हिंदू लिखते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि ये ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा। तो एनपीआर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का मामला है। तो एनआरसी क्या है? तो 1950 से लेकर 1987 तक, अब मान लीजिए परिवार में 3 लोग हैं, माँ बाप और लड़का, तो माँ बाप में से किसी एक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो तीनों भी नागरिक साबित होंगे। फिर 1987 से लेकर 2003 तक माँ बाप में से किसी एक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र और वो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, तो फिर तीनों नागरिक साबित होंगे। अब 2003 से लेकर आगे का जो मामला है एनआरसी का, वो क्या है कि तीनों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, अगर वो होगा तो नागरिकता मिलेगी। कहने का मतलब कांग्रेस ने ये कानून बनाया, अमेंडमेंट भी राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने ही 1987 में किया, और उसके बाद में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह अमेंडमेंट किया। यानी इसका मतलब जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं उनको नागरिकता देने का मामला है। तो भारत के नागरिकों को नागरिकता देने का मामला जो है, ये कोई संवैधानिक
मुझे मामला दिखाई नहीं देता। अगर कोई विदेश का व्यक्ति है उसको नागरिकता देने का मामला ये ठीक है, लेकिन भारत के लोगों को नागरिकता देने का मामला जो लोग ये लोग खड़े कर रहे हैं, ये इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या ही 3.5% है, वो खुद विदेशी है। अब बंगाल में अभी अप्रैल महीने में चुनाव होने जा रहा है खास करके, और यहाँ पर बीजेपी अभी एनआरसी का कार्ड खेल रही है। और जो डरे हुए लोग हैं विभाजन की वजह से, जो लोग बांग्लादेश गए थे और फिर वो लोग वापस आए, तो डरने का कोई मामला नहीं है। एक तो जो 87 में जो बात कही गई, 1955 में जो बात कही गई एनआरसी सीए को लेकर, और 2003 में जो बात कही गई, तो लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो डरा रहे हैं ताकि बीजेपी को बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसलिए एनआरसी का कार्ड वो लोग खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कह रहे हैं कि हम नागरिकता देंगे। कैसे देंगे? सीएए, एनआरसी ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है ना, बगैर दस्तावेज नागरिकता कैसे मिलेगी? जी जरूर। तो बगैर दस्तावेज तो नागरिकता मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकली एजेंडा है, वो लोग वोट बटोरने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। मैं एनआरसी को लेकर एक बात, मेरी जो राय है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा, तो वो राय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस देश में जब 2019 में एनआरसी का मामला जब शुरू हुआ, तो मुसलमानों को बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया गया 2 चीज़ों को लेकर। एक तो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं एनआरसी का, और एनआरसी से मुसलमानों का नुकसान होने वाला है। 2 ही बातें टीवी पर चर्चा में की गई गोदी मीडिया के द्वारा, और शाहीन बाग दिल्ली में बनाया गया और उसको 24 घंटे टीवी पर दिखाया गया, ताकि एससी एसटी ओबीसी जो संख्या में बहुसंख्य लोग हैं उनके माइंड तैयार किया जा सके कि एनआरसी से मुसलमानों का नुकसान होने वाला है और एनआरसी का विरोध मुसलमान कर रहे हैं। ये माइंड सेटअप करने का कार्यक्रम था, ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण से एससी एसटी ओबीसी का हिंदू के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, ताकि मुसलमान जब टारगेट होता है तो निशाना एससी एसटी ओबीसी होता है, तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए ताकि अल्पसंख्य ब्राह्मण दीर्घकाल तक राज करे। लेकिन इस देश में वामसेक एक संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, और उन्होंने एनआरसी को लेकर जो अभियान इस देश में चलाया, उनको हम लोग समर्थन किए हैं और सहभाग भी दिए हैं उस आंदोलन में। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सहभाग दिया उस आंदोलन में। तो वामन मेश्राम साहब का ये कहना था एनआरसी को लेकर कि अगर आप लोग एनआरसी लागू करना चाहते हो सरकार को, उन्होंने कहा तो डीएनए पे से एनआरसी लागू करो, क्योंकि हमारे लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। जमीन है तो कागजात नहीं है आदिवासियों के पास में, घुमंतु जाति के पास में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देश भर में जो आदिवासियों के ऊपर केसेस हो रही है, वो केसेस छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा जब हम लोग पहल करते हैं तो बहुत सारे आदिवासियों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मेश्राम साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एनआरसी को लेकर कि अगर एनआरसी लागू करना है तो डीएनए बेस लागू करो, क्योंकि हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट्स है अभी। कौन सा? कि हमारे बाप ने हमको पैदा किया, यही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। तो डीएनए बेस अगर एनआरसी होगी तो कौन इस देश का मूल निवासी है और कौन विदेशी है, ये साबित हो जाएगा। तो बीजेपी जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में खास करके जो अपने राजनीतिक पैर जो जमा रही है एनआरसी को लेकर, तो बीजेपी का ये एजेंडा जो है ये चलने वाला नहीं है। और लोगों को अभी जानकारी मिल रही है और लोगों को पता भी है कि ये ईवीएम से बनी हुई सरकार है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बनी हुई सरकार है। इनका विकास भी बंगाल के लोगों ने देखा है। 15 लाख रुपए जो खाते में आने वाले थे वो लोगों के खाते में कब पहुंच गए लोगों ने देखा है। 2 करोड़ नौकरियां लोगों को मिलने वाली थी, वो भी लोगों ने देख लिया है। उसके बाद में पकोड़े बेचने का अभियान मोदी जी ने शुरू किया था,
तो वो भी लोगों ने देख लिया है। तो मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, अब लोगों को पता चला गया है कि उसमें सारी हवा भरी हुई है, ये कोई 56 इंच का सीना है नहीं। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है, इतने जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए उनमें, और दुनिया में अगर गूगल में सर्च करेंगे ना कि फेकोलॉजिस्ट प्रधानमंत्री कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। तो लोग, जनता को, अभी बंगाल की जनता जो है वो बीजेपी को, एनआरसी को लेकर तो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी ये करे। बंगाल के राजनीति को लेकर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि बंगाल में शेड्यूल कास्ट 22% है, शेड्यूल ट्राइब 6% है, ओबीसी 40% है और मुसलमान जो है 30% है। हम करीबन बंगाल में 97% के आसपास है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग। 25 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल। 34 साल कम्युनिस्टों ने राज किया, कम्युनिस्ट भी ब्राह्मणों का दल। 10 साल टीएमसी ने राज किया, टीएमसी भी ब्राह्मणों का दल। और ब्राह्मणों की संख्या बंगाल में कितनी है, तो 1.8%। तो इसलिए बंगाल के लोगों को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और देश भर में भी ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम 97% लोग बंगाल में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, हम लोग निवास करते हैं। तो हमें विकल्प खड़ा करना होगा। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी या बीजेपी से बंगाल का विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुचांद ठाकुर जी ने एक बहुत अहम बात कही है हमारे समाज के लिए। उन्होंने कहा कि जिस समाज का होगा राजा वो समाज होगा ताजा जी। तो बंगाल के लोगों ने ब्राह्मणों को राजा बनाया तो विकास और कल्याण ब्राह्मणों का हुआ। अगर बंगाल में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अगर राजा बन जाते हैं तो हमारा विकास एवं कल्याण होगा। ये मैसेज मैं बंगाल के लोगों को देना चाहता हूँ। अभी सर लगभग 2 महीने से कृषि कानूनों को लेकर वहाँ दिल्ली या सिंघू बॉर्डर पर वो किसानों ने लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने पे बैठा हुआ है। फिर भी वो सरकार किसान बिल जो हाल ही में लागू किया था वो वापस नहीं कर रहा है और ऊपर से महंगाई भी बढ़ रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं महंगाई को लेकर बताऊंगा। जब लॉकडाउन इस देश में, दुनिया में जब लॉकडाउन घोषित हुआ और खास करके भारत में जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो भारत में जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन, वो बहुत गिर गया था और उसको बचाने का काम ही किसानों ने किया। अब किसान जो है, पूरे देश भर के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, यानी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसको जो आंदोलन चल रहा है, इस वजह से जीडीपी जो है वो फिर से और खतरे में आ गया है, क्योंकि सारे किसान जो है इस कानून के विरोध में पिछले 3 महीने से जो है वो लगे हुए हैं। तो इस वजह से जो है महंगाई आज वर्तमान में बड़े पैमाने पर वो बढ़ा रहे हैं। दूसरा, महंगाई बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जितने भी पूंजीपति है, जिनके पास जो अरबों खरबों रुपया जो कर्जा जिन्होंने लिया है, वो देश से छोड़कर भाग रहे हैं। कुछ लोगों का कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन किसानों का या जो बचत समूह वाली जो महिलाएं हैं उनका कर्जा माफ नहीं किया गया, उनसे वसूल किया जा रहा है। और अरबों खरबों जो कर्जा है, करोड़ों जो कर्जा है, वो कर्जा पूंजीपति का जो है वो माफ किया जा रहा है। कुछ लोग भाग रहे हैं। अगर वो पैसा अगर पूंजीपतियों का अगर वापस आता है तो शायद इस देश में जो इकोनॉमिकल जो स्तर है वो कुछ लेवल तक हम लोग रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये कर नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्टों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही पूंजीपति देते हैं, टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी, अडानी। अब जिनसे पैसा लेंगे तो उनके हित के ना कानून बनाएंगे, तो उनके हित के कानून बना रहे।
तो अब ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किसान आंदोलन क्या मामला है? तो इसमें 3 कानून हैं, 3 कानून को समझना बहुत जरूरी है शॉर्ट में। पहला, खरीदने का अधिकार जो है वो पूंजीपति के पास होगा, स्टोर करके रखने का अधिकार भी पूंजीपति के पास होगा, और किसान को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी जाने का उन्होंने अधिकार नहीं रखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसान ने अपने खेती में कौन सी फसल लगानी चाहिए, यह भी अधिकार पूंजीपति के पास दिया। फसल बोने के पहले ही वो खरीद रहे हैं पूंजीपति। तो इससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा आएगा, क्योंकि 27,000 कंपनियां भारत में आ रही है, उनको जमीन चाहिए, पानी चाहिए, और ये सारा किसान के पास अवेलेबल है। लोगों को लगता है कि बीजेपी ही ये ऐसा कर रही है। बीजेपी भी और कांग्रेस भी जो है, दोनों एक ही शरीर की 2 भुजाएं। कांग्रेस ने सेज लाया जमीन खत्म करने के लिए, बीजेपी ने अमल किया। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण का ड्राफ्ट बनाया, बीजेपी ने लागू किया। कांग्रेस ने एफडीआई लाया 27,000 कंपनियों को आने के लिए, और मोदी जी विदेश में जाकर 27,000 कंपनियों को बुला रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ये कांग्रेस और बीजेपी लोगों को अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक ही है, और दोनों मिलजुल कर जो है इस देश में मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों की हजारों समस्याएं निर्माण किए है। तो मेरा इतना ही कहना है इस रेफरेंस में किसान आंदोलन को लेकर, कि जो किसान आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन, इसीलिए वो लोग किसानों की डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वर्तमान की सरकार, क्योंकि वर्तमान की सरकार के मन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है कि किसान हमें समर्थन दे चुनाव में या ना दे। समर्थन दे या ना दे, वो आंख बंद करके सोच लेते हैं कि हम तो मशीन से चुनकर जाते हैं। तो जब चुनकर ही मशीन से जाते हैं तो किसानों की समस्या का समाधान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से कांग्रेस बीजेपी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये ईवीएम से बनी हुई सरकार है, इस वजह से वो डर नहीं रहे हैं। यही मेरा इतना ही कहना है, और किसानों को मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, कि किसान भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों को जो आंदोलन उन लोगों ने जारी रखा है, उस आंदोलन को अलग अलग रहकर लड़ने की जरूरत नहीं है, अब मिलजुल कर रहने की जरूरत है। और किसानों के समर्थन में हम पूरे देश भर में खड़े हैं, और आने वाले दिनों में ये किसान आंदोलन इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और इस संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि उनका हथियार है ईवीएम, तो ईवीएम के बारे में कुछ और जानकारी होगा तो बताइए, क्योंकि बहुत लोग ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं, और बहुजन क्रांति मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम जी है, उन्होंने भी बहुत दिन से बहुत से आंदोलन भी किए ईवीएम के बारे में। तो इस बारे में थोड़ी और जानकारी होगा तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रेफरेंस में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब ने 2014 से बड़े पैमाने पर यह अभियान शुरू किया है, और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 180 दिन की 6 महीने की परिवर्तन यात्रा चलाई, जिस परिवर्तन यात्रा का टाइटल ही था ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, दुनिया में किसी भी विकसित देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। भारत में उसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये इस्तेमाल जो है कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ। कांग्रेस ने गड़बड़ी की, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो तब विरोध में थे, और सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। और सुब्रमण्यम स्वामी जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, तो उनके साथ में वीवीपैट मशीन लगानी होगी। ये 2013 का जजमेंट है, लेकिन 2014 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लगाई नहीं गई और बगैर चुनाव से बगैर वीवीपैट मशीन चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुनाव जीत कर आए। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो ईवीएम से चुने हुए प्रधानमंत्री है। दूसरी बात, इसके विरोध में वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल की तो आज जो करीबन 13 लाख वीवीपैट मशीन जो लगाई गई है, वो 13 लाख वीवीपैट मशीन अगर भारत में लगाई गई तो ये केवल मात्र वामन मेश्राम साहब के पहल की वजह से लगाई गई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अब वीवीपैट मशीन तो लगाई गई, लेकिन चोरी कब पकड़ी गई? वीवीपैट मशीन में जो पर्ची निकलती है, अगर उसकी गिनती होगी तो चोरी पकड़ने आएगी जी। और उसकी गिनती नहीं होती, और उसकी गिनती ना हो ऐसे कानून बनाए गए कि उसकी गिनती ना हो। तो इसीलिए अगर उसकी गिनती होती है तो चोरी निश्चित रूप से पकड़ी जा सकती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। हमें बैलेट पेपर पर ही चुनाव करना होगा। अमेरिका सरीका इतना डेवलप कंट्री, तो बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, तो भारत तो अमेरिका से ज़्यादा तो डेवलप तो है नहीं। तो इसीलिए बैलेट पेपर ही लोकतंत्र को जीवित रख सकता है। तो इस संदर्भ में अभी छेला गांव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मिलजुल कर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। तो ये जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, भारत के हर नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसीलिए ईवीएम को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये लोकतांत्रिक देशों के लिए